UPPCL 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए FHP मोटर अर्थात सिंगल फेज मोटर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूं और हमने आप लोगों से वादा किया है कि अब जो भी क्लास चलेंगे वो चैप्टर वाइज और सीरियल से चलेंगे। आपको पूरा का पूरा टेक्निकल का सिलेबस फ्री में यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए, क्योंकि समय बहुत अनमोल होता है सभी लोगों के लिए, बस तुरंत स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक ही आशा है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, अपने मित्रों में शेयर, और आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे किसी भी नए वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। दोस्तों, क्लास का टाइम है 8 बजे शाम से, ठीक है। तो प्रतिदिन आपका वीडियो 8 बजे अपलोड हो जाता है और आप नियमित रूप से एक नोट्स बनाते जाइए। इस नोट्स में आपको बहुत सारा खजाना मिलता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिंगल फेज होते हैं, और ये हमारा जो वीडियो रहेगा, जो भी हमारा ये चैनल है, ये टेक्निकल के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मान्य होता है। जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है, चाहे वो ITI का पेपर हो, चाहे वो PG2 से संबंधित कोई भी हो, रेलवे अप्रेंटिस से संबंधित कोई भी हो, या फिर JEE से संबंधित हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से मान्य है। चलिए दोस्तों, यहाँ जो आपने कल वर्गीकरण पढ़ा था मोटर का, सिंगल फेज मोटर का, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ है पहला पॉइंट है, एक फेजी जो मोटरें होती हैं, सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं, ठीक है ना, इनको भिन्नात्मक अश्वशक्ति के लिए बनाया जाता है या फ्रैक्शनल हार्स पावर के लिए बनाया जाता है। फ्रैक्शनल का मतलब होता है कम या छोटा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है, ये मोटर है, कौन सी मोटर है? सिंगल फेज की। कौन सी मोटर है? सिंगल फेज की। सामान्यतः 1 HP से कम बनाई जाती हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इन्हें 2 HP से 10 HP तक भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इन पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जो नोट्स के रूप में बनता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट है, 2 HP की सिंगल फेज मोटरें बाजार में अधिकतर उपलब्ध रहती हैं, जो व्यावसायिक क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1/8 HP से 3/4 HP तक की सिंगल फेज की मोटरें सामान्यतः पंखों, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, पंप, या फिर हम फिलिंग स्टेशन कह सकते हैं। फिलिंग स्टेशन का मतलब होता है पेट्रोल पंप, ठीक है ना, में उपयोगी हैं। पॉइंट नंबर 5 है आपका 1/300 HP से 1/20 HP तक की जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं, इनका उपयोग घड़ी, खिलौनों, हेयर ड्रायर, इसका मतलब होता है बाल सुखाने की मशीनें। हेयर ड्रायर का मतलब होता है बाल सुखाने की मशीनें, ठीक है ना, शेविंग मशीन आदि में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक कलीय प्रेरण मोटरें। इनको हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। जो होती हैं वो त्रिकलीय प्रेरण मोटरों की अपेक्षा क्या क्या जो महत्व है वो रखती हैं, या इनकी, या हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज की जो मोटरें हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इनकी दक्षता जो होती है वो कम होती है, और कितनी कम होती है? 50% से कम होती है सिंगल फेज की मोटरों की दक्षता, ठीक है ना। ये कम अश्वशक्ति के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। इनकी जो शक्ति होती है ये कम शक्ति के लिए ये उपयोगी है, या ये कम पावर की मोटरें होती हैं, कह सकते हैं। इनका बल घूर्ण जो TS होता है, ये टार्क जो होता है, ठीक है ना, ये कम होता है। जो नियमन होता है, रेगुलेशन, ये भी इनका कम होता है सिंगल फेज की मोटरों का 3 फेज की मोटरों की अपेक्षा। तो दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें स्वभाव से ये स्वचालित नहीं होती हैं। इन सिंगल फेज की मोटरों को स्वचालित बनाया जाता है अन्य युक्ति लगा करके, ठीक है। आकार में ये मोटरें छोटी, मूल्य में सस्ती, ठीक है ना, और अनुरक्षण इसका कम होता है, ठीक है ना, और अनुरक्षण व्यय कम होता है, और अनुरक्षण या देखभाल इसकी भी, या मेंटेनेंस कहेंगे, सरल होता है।
ये मेंटेनेंस कॉस्ट है, कम होती है। जब मेंटेनेंस सरल होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है ना। सिंगल फेज की मोटरें सामान्यतः 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर उपयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 7। सिंगल फेज की जो मोटरें हैं संरचना में लगभग 3 फेज प्रेरण मोटरों के समान होती हैं। जो सिंगल फेज की प्रेरण इंडक्शन मोटर हैं इनमें क्या होता है, एक कलीय कुंडलन या सिंगल फेज की कुंडलन उपयोग में लाई जाती है, जबकि 3 फेज की इंडक्शन मोटरों में 3 फेज की कुंडलन उपयोग में लाई जाती है या त्रिकलीय कुंडलन उपयोग में लाई जाती है। पॉइंट नंबर 8 है एक कलीय या सिंगल फेज, ठीक है ना। एक कलीय या सिंगल फेज मोटरें व्यवहारता द्विकलीय या 2 फेज की होती हैं। ये क्यों कहा गया, क्योंकि सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं इनमें 2 वाइंडिंग उपयोग में लाई जाती हैं। पहली होती है स्टार्टिंग, ठीक है ना, और दूसरी होती है रनिंग, ठीक है ना। 2 वाइंडिंग उपयोग में लाई जाती हैं, इसलिए इसको 2 कलीय मोटर भी कहा जाता है। सिंगल फेज की मोटरों को 2 कलीय, ठीक है ना, या 2 फेज की मोटरें भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन मोटरों में सिंगल फेज की वितरित कुंडली या कुंडलन स्टेटर के अर्धबंध खांचों में स्थापित किया जाए। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ भी सकता है कि सिंगल फेज की मोटरों में किस कुंडलन का उपयोग किया जाता है। तो सिंगल फेज की मोटरों में दोस्तों सामान्यतः हम किस कुंडलन का उपयोग करते हैं, वितरित कुंडलन का, ठीक है ना, वितरित कुंडलन का उपयोग करते हैं। और सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं उन मोटरों के जो स्टेटर होते हैं उनमें अर्धबंध खांचों में इन कुंडलन को स्थापित किया जाता है। अर्धबंध खांचे, अब ये खांचे कैसे होते हैं, तो अर्धबंध खांचे दोस्तों होते हैं कुछ इस टाइप के। अर्धबंध खांचे जो होते हैं ये कुछ इस टाइप के होते हैं, इनको हम सामान्यतः अर्धबंध खांचे कहते हैं। कुछ होते हैं जो पूर्णबंध खांचे होते हैं। पूर्णबंध खांचे कैसे होते हैं, ये आपको पिंजरा प्रारूपी रोटर में देखने के लिए मिलेंगे। पूर्णबंध खांचे या तो वर्गाकार होंगे या फिर ये वृत्ताकार होंगे, ठीक है ना, 2 कंडीशन में होते हैं, या फिर वृत्ताकार होंगे। ये पूर्णबंध खांचे होते हैं, इनमें सीधी सीधी रोडें डाल दी जाती हैं। और एक होते हैं खुले खांचे, ठीक है, पूर्णतः खुले खांचे। 3 ही प्रकार के खांचे सभी प्रकार की मोटरों में उपयोग में लाए जाते हैं। फिर इसमें कोई भी मोटर हो, सभी मोटरों में से, चाहे वो सिंगल फेज की मोटर हो चाहे 3 फेज की, या तो इसमें पूर्णतः बंद खांचे उपयोग में लाए जाएंगे, या फिर अर्धबंद या फिर पूर्णतः खुले खांचे उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये आपके अर्धबंध खांचे, इसको ऑप्शन में कभी कभी अर्ध खुले भी दे देता है, क्या, अर्ध खुले, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कभी नहीं मार देना, गलत है। इसको हमेशा हम क्या कहेंगे, अर्धबंध कहेंगे, ठीक है ना, अर्धबंध खांचे हैं। और ये कैसे हैं, ये पूर्णतः बंद है। ये कैसे हैं, पूर्णतः बंद खांचे हैं, क्लोज है। ये कैसे हैं, खुले हैं। तो खांचे जो है सामान्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं जिनमें हम स्टेटर की वाइंडिंग करते हैं, जबकि ये बंद खांचों का उपयोग हम रोटर, किस रोटर में, पिंजरा प्रारूपी रोटर में करते हैं। और ये खुले खांचों का उपयोग सामान्यतः अब बंद हो गया है, इस प्रकार की कोई मोटरें नहीं बनती हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है अर्धबंध खांचों में स्थापित की जाती हैं। सिंगल फेज प्रेरण मोटरों के रोटर कैसे होते हैं, पिंजरा प्रारूपी होते हैं, ठीक है ना, स्क्वायरल केज रोटर होते हैं। और इसमें सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं इसमें पिंजरों की संख्या कितनी होती है, केवल 1 होती है, ठीक है ना। एक पिंजरा या एकल पिंजरा या सिंगल केज टाइप की मोटरें होती हैं। जो पिंजरा होता है, ये सिंगल फेज की मोटरों का जो पिंजरा बना होता है या केज जो बना होता है, ये कैसा होता है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, डाई कास्टिंग। इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों। सिंगल फेज मशीनों का जो पिंजरा होता है या 3 फेज मशीनों का जो भी पिंजरा होता है या केज जो बनाया जाता है, ये किस विधि के द्वारा ढाल करके बनाया जाता है, ये डाई कास्टिंग विधि के द्वारा एल्युमिनियम से सामान्यतः ढाला जाता है सस्ती मशीनों की। अगर मशीन महंगी है तो इसको कॉपर के द्वारा भी ढाला जा सकता है। जब भी पेपर में आपका आएगा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि जो पिंजरा होता है मशीन का या स्क्वायरल केज मशीन का जो रोटर होता है, उस रोटर को हम किस विधि के द्वारा ढाल करके बनाते हैं, ठीक है ना। पिंजरा सामान्यतः डाई कास्टिंग, यहाँ पर हम पिंजरे के स्थान पर रोटर लिखेंगे, ठीक है ना। जो रोटर होता है किस मोटर का, पिंजरा प्रारूपी रोटर का जो मोटर का जो रोटर होता है, ये किसके द्वारा, डाई कास्टिंग विधि द्वारा
एल्युमिनियम या कॉपर से ढाल करके बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देकर। आगे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षाओं में उपयोगी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। इन सभी पॉइंट को आप अपने नोट्स में जरूर लिखते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला है आपसे कि आपको हम इस प्रकार का नोट्स बनवा करके देंगे जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं दोस्तों, जो आपका पिंजरा होता है ये डाई कास्टिंग विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसमें आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, पिंजरा डाई कास्टिंग विधि के द्वारा बना दिया गया, लेकिन जो रोटर होता है, ठीक है ना, क्या जो रोटर होता है, ठीक है ना, रोटर किस किस आइटम से मिलकर के बना होता है, इसमें कौन कौन से आइटम होते हैं इसको देखते हैं। जो रोटर होता है इसमें 3 भाग मुख्य रूप से होते हैं। सबसे पहला रोटर में भाग होता है, अंदर से चलते हैं तो होती है शाफ्ट, ठीक है ना। दूसरा भाग होता है क्रोड और तीसरा भाग होता है कुंडलन, ठीक है ना, ठीक है। और शाफ्ट पर क्या होता है, शाफ्ट पर एक भाग और होता है जिसको हम क्या कहेंगे, बियरिंग कहेंगे, ठीक है ना। या हम कहेंगे कि रोटर जो भ्रमण करता है या घूमता है ये किस पर घूमता है, बियरिंग पर, ठीक है ना। ये चीजें इसमें मुख्य रूप से रोटर में होती हैं। चाहे फिर वो 3 फेज का रोटर हो, चाहे वो सिंगल फेज मशीन का रोटर हो, चाहे वो अल्टरनेटर का रोटर हो, चाहे वो डीसी मशीन का रोटर हो, ठीक है ना। ये 4 के 4 आइटम मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से होते हैं। तो जो शाफ्ट होती है, ये रोटर की शाफ्ट जो है ये कैसी होती है, ये स्टेप होती है, STIFF, ठीक है ना, स्टेप। ये पेपर में पूछा गया था कि जो रोटर की शाफ्ट होती है वो कैसी होती है, स्टेप मतलब होता है बिल्कुल सीधी, ठीक है ना, स्टेप होती है। और ये किसकी होती है बनी हुई, ठीक है ना, ये होती है आपकी नर्म इस्पात की, किसकी होती है, नर्म इस्पात की बनी होती है, ठीक है ना। और जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट को किस पर बनाया जाता है, इसे लेथ मशीन, ठीक है ना, इसे लेथ मशीन, किस पर, लेथ मशीन पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है, इसे लेथ मशीन पर बनाया जाता है। लेथ मशीन को हम हिंदी में खराद भी कहते हैं, खराद मशीन। शाफ्ट को हमेशा खराद मशीन पर या लेथ मशीन पर बनाया जाता है। जो क्रोड होती है ये सामान्यतः किसकी होती है, ये होती है सिलिकॉन स्टील की, ठीक है ना। सिलिकॉन स्टील का क्रोड उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो क्रोड होता है ये CRGO टाइप नहीं होता है। याद रखना, जो क्रोड होता है ये कैसा क्रोड जो होता है, ये CRGO क्रोड जो होता है CRGO नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है। जो CRGO टाइप का क्रोड है, कौन सा, CRGO क्रोड किसमें, केवल ट्रांसफार्मर में उपयोगी है, ठीक है ना। चाहे वो CRGO हो, चाहे वो HRGO हो, ठीक है ना। CRGO और HRGO क्रोड जो है ये ट्रांसफार्मर में उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि रोटरों में CRGO टाइप का क्रोड उपयोग में नहीं लाया जाता है। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, HRGO का होता है हॉट रोल्ड क्रोड, HRGO हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है, ठीक है ना। ये होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील या
ठंडा बेलित दाना प्रारूपी इस्पात, और ये होता है गर्म बेलित दाना प्रारूपी इस्पात। ठीक है ना। तो ये ट्रांसफार्मर जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो इसको याद रखना, जो रोटर में जो क्रोड होती है ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, और क्रोड जो है ये सीआरजीओ टाइप नहीं होती है। इस पॉइंट को याद रखना, सीआरजीओ टाइप ये नहीं होती है। ठीक है। अब आती है बात कुंडलन की। तो जो रोटर होता है, रोटर पर कुंडलन किस टाइप का होता है? इसमें कुंडलन जो होता है ये कैसा होता है? पिंजरा प्रारूपी होता है। और इसमें जो क्रोड होते हैं, ठीक है ना, रोटर में जो क्रोड होते हैं, ठीक है ना, जो क्रोड होते हैं, क्रोड में क्या होता है? खांचे होते हैं। ठीक है ना। रोटर क्रोड में जो खांचे होते हैं ये कैसे होते हैं? ये पूर्ण बंद होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? पूर्ण, ठीक है ना, पूर्ण बंद खांचे उपयोग में लाए जाते हैं। इस बात को याद रखना, जो खांचे होते हैं रोटर के क्रोड में ये पूर्ण बंद होते हैं। जो कुंडलन होती है ये पिंजरा प्रारूपी होती है, और ये पिंजरा सामान्यतः किसका बना होता है? एल्युमिनियम या किसका? कॉपर का। ठीक है ना, एल्युमिनियम या कॉपर का बना होता है। अब एक बार एक ही क्वेश्चन परीक्षा में 2 बार रिपीट किया गया था, एक ही पेपर में एक ही प्रश्न 2 बार आ गया था। वो क्वेश्चन कौन सा था कि जो रोटर होता है, रोटर सामान्यतः किस पे रोटेट होता है या किस पर घूमता है? तो बियरिंग पर। इसमें जो मशीनें होती हैं, सामान्यतः मशीनें जो होती हैं, इनमें किस प्रकार का रोटर जो बियरिंग होता है वो उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ बॉल बियरिंग। कौन सा? बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। जो रोटर होता है, रोटर में सामान्यतः बॉल बियरिंग का उपयोग में लाया जाता है। बियरिंग और भी बहुत सारे होते हैं, परंतु हम आपको बियरिंग एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे बियरिंग किसका बना होता है और बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं। बियरिंग का एक अलग से स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें कोई भी डाटा छूटा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो ये हो गया आपका रोटर। तो रोटर में क्या होता है? रोटर में एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट स्टिप होती है, नरम इस्पात की बनी होती है। ठीक है ना। और इसको लेथ मशीन पर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोटर में ही क्रोड। क्रोड जो होती है ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, और ये सीआरजीओ टाइप नहीं होती है, इसको याद रखना। और क्रोड में क्या होते हैं? खांचे होते हैं। खांचे कैसे होते हैं? पूर्णबंद होते हैं। ठीक है ना, खांचे पूर्णबंद होते हैं। और एक बात, इसमें कुंडलन होती है खांचों में। ठीक है ना, खांचों में कुंडलन होती है, और ये कुंडलन कैसी होती है? पिंजरा प्रारूपी होती है। और ये पिंजरा कैसा होता है? एकल होता है, केवल एक पिंजरा होता है। सिंगल फेज की मशीनों में एक पिंजरा होता है, और 3 फेज की मशीनों में 2 पिंजरा होते हैं, याद रखना। ठीक है ना, 3 फेज की मशीनों में सिंगल फेज में एक पिंजरा, 3 फेज में 2 पिंजरा, ये डबल केज। ठीक है ना, सिंगल केज और डबल केज दोनों होते हैं। ठीक है। और बियरिंग, इसमें शाफ्ट पर बियरिंग जो स्थापित किया जाता है, ये बियरिंग कौन सा होता है? सामान्यतः बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर में सीआरजीओ और एचआरजीओ दोनों प्रकार की क्रोड उपयोग में लाई जाती है। ठीक है ना। इसको आप बढ़िया से अपना नोट्स पर नोट कर लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। ये रोटर आपका हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लेना दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद अपना आगे पीछे भी नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था परीक्षा में, ये पूछा गया था, हम प्रश्न आपको यहाँ पर नोट करके दे रहे हैं, नोट कर लेना इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। परीक्षा में पूछा गया था कि शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है, क्या लगा होता है जिससे कुंडलन ठंडी होती है, होती रहती है, जिससे कुंडलन ठंडी होती रहती है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, और बहुत सारे लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर
सबसे पहले उसने क्या कहा, क्वेश्चन पर विचार करेंगे तो आंसर आपका जरूर आ जाएगा। अभी मैंने क्या बताया था, जो रोटर होता है, रोटर में क्या क्या होता है, सबसे पहले ये आपके मन में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। मैंने मुख्य रूप से 3 आइटम बताए, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, शाफ्ट बताई, ठीक है ना। क्या बताई, शाफ्ट बताई। उसके बाद क्या बताई, क्रोड बताई। इसके बाद क्या बताया मैंने, कुंडलन बताई, ठीक है ना, कुंडलन। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया, एक शब्द ये आ गया, दूसरा शब्द कहाँ आ गया, ये आ गया। अब बीच में क्या बचा दोस्तों, तो होती क्या है कंडीशन, ये हो गई आपकी शाफ्ट, ठीक है ना, ये हो गई आपकी क्रोड, और इस क्रोड में ये हो गई आपकी कुंडलन, ठीक है ना, ये हो गई आपकी कुंडलन। प्रश्न कहां से बना है, यहां से, कि शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे कुंडलन ठंडी होती है। तो शाफ्ट पर लगा होता है क्या, आपका ये जो क्रोड है ये लगी होती है, ठीक है ना। शाफ्ट पर क्या लगी होती है, क्रोड, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका क्रोड, ठीक है। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इस शाफ्ट पर क्रोड स्थापित की जाती है जिससे कुंडलन ठंडी होती रहती है। कुछ रोटर सेक्शन में और बचे हुए हैं पॉइंट, जिसको भी बता दे रहे हैं। इस प्रश्न को नोट कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो जो रोटर का जो क्रोड होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जो क्रोड होता है इसको शीतल करने के लिए, ठीक है ना, देखो कुंडलन को शीतल करने के लिए, ठीक है ना, कुंडलन को रोटर में, हम रोटर की बात करते हैं, ठीक है ना, रोटर में कुंडलन को ठंडा करने के लिए क्रोड होता है, ठीक है ना। और क्रोड को ठंडा करने के लिए, ठीक है ना, क्रोड को शीतल करने के लिए, क्रोड को शीतल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोड में खांचे, ठीक है ना, कैसे होते हैं, आर पार, ठीक है ना, आर पार खांचे होते हैं, ठीक है ना। क्रोड के आर पार खांचे होते हैं जो क्रोड को क्या करते हैं, ठंडा करते रहते हैं, ठीक है। रोटर तो आपने देखा होगा, सिंगल फेज मशीनों का रोटर, ठीक है। तो क्रोड में आर पार खांचे होते हैं जिससे क्रोड ठंडी होती है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, रोटर में जो कुंडलन होती है, कुंडलन को ठंडा करने के लिए हम क्रोड का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपना नोट कर लेना बढ़िया से इनको सबको। पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। सिंगल फेज की कुंडलन के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स कैसा होता है, पल्सेटिंग। इसका मतलब होता है कंपन युक्त, ठीक है ना, पल्सेटिंग होता है। जबकि 3 फेज की मशीनों में क्या होता है, 3 फेज की कुंडलन के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स ये कैसा होता है, ये घुर्डी होता है, ठीक है ना, ये रोटेटिंग होता है, ठीक है, याद रखना है इसको, घुर्डी होता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो रोटर होता है, ठीक है ना, रोटर, इसको घुमाने के लिए, रोटर को घुमाने के लिए प्रारंभिक बल गुण, प्रारंभिक बल गुण मतलब टीएस, इसको हम स्टार्टिंग टार कहेंगे, की आवश्यकता होती है,
आवश्यकता होती है। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जो प्रारंभिक बल घूर्ण होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, जो प्रारंभिक बल घूर्ण होता है, प्रारंभिक बल घूर्ण जो होता है, ठीक है ना, ये पूर्ण भार बल घूर्ण की अपेक्षा अधिक होगा, तभी मोटरें स्वतः प्रारंभ होंगी, या इस कंडीशन में ही रोटर जो है रोटेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को प्रारंभ करने की विधियां, ठीक है ना। सिंगल फेज प्रेरण मोटर को प्रारंभ करने की विधियां, इसकी कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहली विधि है आपकी फेरासिस, कहीं कहीं फेरासिस तो कहीं कहीं फेरारिस लिखा है, ठीक है ना, फेरारिस, हम फेरासिस लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, फेरासिस सिद्धांत। इसी का एक नाम और है, जिसको हम कहेंगे द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत। और दूसरा है क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत। तो दोस्तों इनको सभी पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत। इसके विषय में आपको बताते हैं। यहाँ क्या है, एक फेज, यह सिंगल फेज की जो कुंडलन होती है, ठीक है ना, सिंगल फेज की कुंडलन के द्वारा फ्लक्स जो उत्पादित फ्लक्स होता है, ये पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग को हम क्या कहेंगे, कंपन, ठीक है ना, कंपन युक्त होता है। 3 फेज की जो कुंडलन होती है, 3 फेज की कुंडलन के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो होता है, ये घूर्णी होता है। रोटर को घुमाने के लिए प्रारंभिक बल घूर्ण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। प्रारंभिक बल घूर्ण जो होता है, ये पूर्ण भार बल घूर्ण की अपेक्षा, ठीक है ना, मोटरों में अधिक होता है, तभी मोटरें स्वतः प्रारंभ हो सकती हैं। सिंगल फेज प्रेरण मोटर को प्रारंभ करने की विधियां 2 हैं, जिसमें एक है आपकी द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत और दूसरा है आपका क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत। और इसमें द्विघूर्णन सिद्धांत को हम फेरासिस सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत। द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत। द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, फेरासिस सिद्धांत। अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया, लेकिन इसको याद रखना, द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत को हम अन्य किस नाम से भी जानते हैं, तो फेरासिस सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसके अनुसार इसमें होता क्या है, एक फेज की मोटर के स्टेटर द्वारा उत्पादित प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, एक फेज मोटर के द्वारा, एक फेज मोटर के स्टेटर, एक फेज मोटर के स्टेटर वाइंडिंग द्वारा
उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र या इसी को कहेंगे हम फ्लक्स। दो समान घूर्णमान संघटक, दो समान घूर्णमान संघटक में विघटित किया जाता है, में विघटित किया जाता है। जो तुल्यकालिक गति पर, जो तुल्यकालिक गति पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि एक फेज मोटर की स्टेटर वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न, किस वाइंडिंग के द्वारा, यहाँ केवल स्टेटर की बात हो रही है, स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा, रोटर की बात नहीं हो रही है। उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम फ्लक्स भी कहेंगे, दो समान, कितने, दो एक समान घूर्णमान संघटक में विघटित या विभाजित किया जाता है, जो तुल्यकालिक गति पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, घूमते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, कुछ इस प्रकार से कंडीशन बनेगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक इस दिशा में तो दूसरा इस दिशा में, ठीक है ना, तुल्यकालिक गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये है आपका प्लस का एच, ये है आपका प्लस का वाई, ये है आपका माइनस का वाई और ये है माइनस का एच, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा आपका ओमेगा टी, यहाँ भी हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है ना, ये हो जाएगा फ्लक्स। तो यहाँ फेरासी सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई एक फ्लक्स होता है, ये दो एक समान भागों में विभाजित हो जाता है, परंतु एक दूसरे के विपरीत होता है। इस विपरीत होने के कारण जो मशीनें होती हैं सिंगल फेज की, ये पल्सेटिंग होती हैं। होता क्या है कि एक जो घटक है वो दूसरी दिशा में जा रहा, दूसरा घटक उसी के समान विपरीत दिशा में जा रहा है। तो जब दोनों अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाएंगे, ठीक है ना, और एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो परिणाम आपका शून्य आएगा, जिसके कारण सिंगल फेज की जो मशीनें होती हैं ये घूम नहीं पाती हैं। यदि इनमें से किसी एक, ठीक है ना, किसी एक घटक को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो मशीन उसी दिशा में घूर्णन करने लगती है। इसमें आगे क्या है कि एक कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, एक का घूर्णक क्षेत्र एच, एक्स घटक, एक का घूर्णक क्षेत्र एक्स घटक बराबर एच, कौन सा, प्लस का एच कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। अब दो नंबर का इसका, ठीक है ना, ये दो नंबर यहाँ पर है, इसका दो का घूर्णक क्षेत्र एक्स घटक, ठीक है ना, क्योंकि एक्स दोनों कंडीशन यहीं पर है, एक्स घटक बराबर एच कॉस ओमेगा टी, टोटल कितना हो जाएगा 2h cos ओमेगा टी, ठीक है ना, टोटल हो जाएगा 2h cos ओमेगा टी। ये क्या हो गया, ये परिणाम ही हो गया, ठीक है ना। तो टोटल परिणाम जो परिमाण जो निकलता है, ठीक है ना, ये टोटल परिमाण जो निकलता है ये अपने का 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। ये दो समान गुणक, ठीक है ना, कैसा है, दो समान गुणक मान में संगठित हो जाता है। अब y के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना, एक का घूर्णक क्षेत्र, ठीक है ना, y घटक, इसमें क्या होगा बराबर, ये होगा h साइन ओमेगा टी। y पर हम साइन लेते हैं, इस पर दोस्तों याद रखना, इस पर साइन लेते हैं और इस पर लेते हैं हम
कास, ये भी याद रखना। एक्स घटक पर कास और वाई घटक पर हम साइन लेते हैं। और यहां पर हो जाएगा 2 का गुणक क्षेत्र माइनस वाई घटक। क्यों? क्योंकि ये सेकंड वाला माइनस में है, फर्स्ट वाला प्लस में है। और यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन में एच आपका प्लस में था, इसलिए ये दोनों प्लस में आए। अब ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एच साइन ओमेगा टी। इसका परिणाम दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, तो वाई घटक जो आएगा, ठीक है ना, वाई घटक जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार 2 गुणक क्षेत्र प्रत्यावर्ती जो होते हैं, ठीक है ना, प्रारंभ में जो आयाम एम्पलीट्यूड जो होता है ये अपने का डबल हो जाता है, ये 2 अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, जिस कारण से सिंगल फेज की, ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है, जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं, क्या होती हैं, सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं ये कैसी होती हैं, सिंगल फेज की मोटरें ये कैसी होती हैं, स्वभाव से सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखना। और ये कंडीशन है, यही आपका फेराडे सिद्धांत भी कहता है। ये फिगर आपका परीक्षा में पूछ लिया गया है इस बार आपके यूपीपीसीएल TG2 में ये चित्र पूछा गया था। और ये पूछा गया था, ये जो दर्शाया गया चित्र है कि किस सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन में आपका फेराडे सिद्धांत था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं और कल आपका नेक्स्ट टॉपिक में आपको विस्तार पूर्वक स्प्लिट फेज मोटर फेजों के वर्गीकरण में स्प्लिट फेज मोटर के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, इसमें एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बस यही आपसे आशा है। मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूं और कंटिन्यू बनाता रहूंगा और पूरा का पूरा टेक्निकल का कंटेंट आपका इलेक्ट्रीशियन का आपको फ्री यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद,